नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 160वीं क्लास को यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। आज की क्लास में भी आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के यहाँ पर 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और इन प्रश्नों को हम पूरी डिटेल के साथ, अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहाँ पर कवर करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, आपका रिवीजन भी यहाँ पर हो जाए। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, भारत में कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादक है, अगर हम ओवरऑल में बात करते हैं, सबसे बड़ा उत्पादक छत्तीसगढ़ में होता है। सबसे ज्यादा भंडार कहां है कोयले का भारत में? तो वो झारखंड में है। लेकिन ये एक विशेष प्रकार के कोयले, लिग्नाइट कोयले की बात कर रहा है। लिग्नाइट कोयले के मामले में भारत में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इस प्रकार का कोयला, लिग्नाइट कोयला, भारत में मुख्यतः दो ही राज्यों में देखने को मिलता है, केरल और तमिलनाडु। केरल में लगभग 30% के करीब और तमिलनाडु में लगभग 70% के करीब लिग्नाइट कोयला होता है। बिजली उत्पादन में जो कोयला इस्तेमाल होता है वो सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयला ही होता है, और इस कोयले को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। एक और क्वेश्चन, ये एक प्रकार है, आपको पूछेगा सर्वोच्च प्रकार का कोयला कौन सा होता है? तो सर्वोच्च प्रकार का जो कोयला होता है, उत्तम श्रेणी का कोयला जिसे माना जाता है, वो एंथ्रेसाइट को माना जाता है। कोयले को उद्योग की रोटी भी कहते हैं और कोयले को काला सोना भी कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें कोयले को लेकर के। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम वेतन अधिनियम पहली बार किस वर्ष में पारित किया गया था? तो न्यूनतम वेतन अधिनियम यानी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, यह आया था 1948 में, आजादी के तुरंत बाद आया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का एक आयाम नहीं होता है? देखिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, HDI हम जिसको कहते हैं, इसको लेकर कई बार सवाल आते हैं कि इसको किसने विकसित किया, कौन इसे जारी करता है, कब से यह आता है, क्या क्या इसके पैरामीटर्स होते हैं, आयाम होते हैं। देखिए, HDI की बात करें, इसमें आपके मुख्यतः 3 आयाम होते हैं। पहला आयाम होता है जीवन प्रत्याशा, यानी उस देश के लोग कितना लंबा और कितना स्वस्थ जीवन जीते हैं, यानी हेल्थ को लेकर के कितना लंबा उनका जीवन है, कितना हेल्थफुल उनका जीवन है। तो जीवन प्रत्याशा को इसमें मापा जाता है। दूसरा ज्ञान, ज्ञान तक उस देश की कितनी जनसंख्या की पहुंच है, शिक्षा का स्तर कितना है, वो मापा जाता है। तो ये भी आपका इसका पैरामीटर है। सामाजिक स्थिति को इसमें शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। जीवन स्तर इसको शामिल किया जाता है कि कितना लोग कितना अच्छा जीवन उस देश में जी रहे हैं, उस आधार पर निकाला जाता है मानव विकास सूचकांक। तो 3 चीजें नापी जाती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। सिंपल सी भाषा में ये है। ज्यादातर आपको जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर, ज्ञान या शिक्षा देखने को मिलता है। मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया कि इनका अर्थ होता क्या है। HDI में सामाजिक स्थिति क्या है उस देश की, इसको नहीं मापा जाता। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस सूची को कौन जारी करता है? जो HDI है, इसको जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। इस संस्था की स्थापना 1965 में होती है, लेकिन ये जो HDI है, ये विकसित हुआ है 1990 से, यानी 1990 से इसको जारी किया जाता है और UNDP इसे जारी करता है। और UNDP कब बना वो हमने देखा। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क में स्थित है। अब सवाल आता है, HDI को किसने विकसित किया? जो मानव विकास सूचकांक है, इसको पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, उनके द्वारा विकसित किया गया, जिसमें उनका सहयोग भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया। और इसमें किन किन चीजों को मापा जाता है वो मैंने आपको बताया। इसमें जीवन प्रत्याशा यानी स्वास्थ्य को, शैक्षिक स्तर यानी शिक्षा को, और जीवन स्तर जो है लोगों का, उसको मापा जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में कौन सा विभाग पत्राचार विभाग था या पत्राचार से संबंधित था?
तो दिल्ली सल्तनत की क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को देखा था, प्रमुख अधिकारियों को देखा था, प्रमुख विभागों को भी देखा। उसमें हमने कवर किया था जो पत्राचार से संबंधित विभाग होता था उसे दीवान ए इंशा कहा जाता था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट विभाग जो पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे दीवान ए रिसालत, ये क्या था? यह एक विदेश विभाग था। दीवान ए बरीद, यह गुप्तचर विभाग था। दीवान ए बंदगान, ये दास विभाग था। दीवान ए खैरात, ये आपका दान विभाग था। दीवान ए अर्ज, यह एक प्रकार का सैन्य विभाग था। ये कुछ इंपॉर्टेंट विभाग जो पेपर में आते हैं। और सबसे एंड में दीवान ए इस्तिहाक, यह पेंशन विभाग था, बहुत बार पूछा गया है। किस वर्ष औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? औरंगजेब के द्वारा बीजापुर को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया गया? सही आंसर हो जाएगा 1686 में मिलाया गया था। जब हमने बहमनी साम्राज्य वाला वीडियो कवर किया था, बहमनी साम्राज्य जब टूटा, 5 स्वतंत्र राज्यों में टूटा, उन राज्यों के बारे में हमने बात करी थी कि वहां पर कौन सा वंश आया, उसने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए और फिर कैसे उसका अंत हुआ। उसी में हमने बीजापुर के बारे में बात करी थी कि बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना होती है। संस्थापक था बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। और इसी बीजापुर को 1686 में औरंगजेब मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। अगले ही साल बहमनी साम्राज्य से टूटकर बना एक और स्वतंत्र राज्य गोलकुंडा, उसको भी औरंगजेब अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो दोनों पूछे जाते हैं, बीजापुर को कब मिलाया 1686 और गोलकुंडा को कब मिलाया, तो आप कहेंगे 1687। ठीक है, नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था? देखिए, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की बात करते हैं, यानी सैन्य के लिए एक अलग विभाग, एक अलग अधिकारी, और दीवानी जो अधिकार हैं, जो टैक्स कलेक्शन है, उसके लिए अलग अधिकारी। तो बंगाल के अंदर द्वैध शासन की जो शुरुआत होती है वो 1765 में करी गई थी। ठीक है, किसने करी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने करी थी। लेकिन आपके पास सवाल यह है कि इसको खत्म कब किया गया? इसको खत्म किया था वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछेगा शुरू किसने किया बंगाल के अंदर, तो आप रॉबर्ट क्लाइव कहेंगे, 1765 में कहेंगे। और खत्म किसने किया, तो 1772 कहेंगे। वॉरेन हेस्टिंग का नाम आप लेंगे। द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है, तो लियो कार्टियस को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए, भारत के जो दूरवर्ती बिंदु हैं इनको हमने कई बार कवर किया है। जो भारत के दूरस्थ बिंदु हैं, उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। यहां पर दक्षिणतम बिंदु पूछा है, दक्षिणी बिंदु नहीं पूछा है। देखिए, दक्षिणी बिंदु अगर पूछेगा तो मतलब आपको मुख्य भूमि का बिंदु पूछा गया है। आप जानते हैं भारत में उत्तरी भूमि का, यह भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है हमारा इंदिरा कौल। ठीक है, जो हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है कन्याकुमारी, ये मुख्य भूमि का है, ये सबसे दक्षिणी है। और सबसे दक्षिणतम की बात करें तो वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो आपके अंडमान निकोबार में जो एक द्वीप है ग्रेट निकोबार, वहां पर पड़ता है। तो मुख्य भूमि का पूछेगा तो कन्याकुमारी, और ओवरऑल में पूछेगा, दक्षिणतम पूछेगा तो आपका इंदिरा पॉइंट होगा। तो जल्दबाजी में आपने इसका उत्तर कन्याकुमारी नहीं करना है, इस चीज को ध्यान रखना। अगर दक्षिणी पूछेगा तब आप कन्याकुमारी कहेंगे, दक्षिणतम पूछेगा तब आप इंदिरा पॉइंट को कहेंगे। इंदिरा पॉइंट किसका पार्ट है, तो आप सभी जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पार्ट है। लेकिन विशेष द्वीप कौन सा है, तो आप कहेंगे ग्रेटर निकोबार का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस भाषा में मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मृतकों का टीला है? देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। कई बार आपने कवर किया है और ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है। लेकिन ये जो इसका अर्थ है किस भाषा में है, तो इसको मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा करी गई थी। मोहनजोदड़ो आपके वर्तमान में पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है और ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। और सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर करी गई थी?
स्वराज पार्टी की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट पार्टी है, 1923 में बनी थी और इसके जो संस्थापक थे, दो व्यक्ति इसके संस्थापक थे, एक आपके मोतीलाल नेहरू और एक आपके चित्तरंजन दास। ठीक है, इन दोनों के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई और इसकी स्थापना इलाहाबाद में इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा करी गई थी। इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्वराज पार्टी कब और किसने बनाई, तो आप इन दोनों का नाम लेंगे। कहां पर बनाई तो इलाहाबाद कहेंगे, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, और वर्ष पूछेगा तो 1923 कहेंगे। सवाल आता है इसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए, स्थापना इन दोनों ने करी थी, अध्यक्ष बने थे चित्तरंजन दास और इसके सेक्रेटरी यानी सचिव बने थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, स्वराज पार्टी के बारे में, इससे जुड़े हुई जो घटनाएं थी, कैसे इसने चुनावों में भाग लिया, क्या इसका उद्देश्य था, वो सब हमने राष्ट्रीय आंदोलन वाली सीरीज में डिटेल में कवर किया है। उसका एक मास्टर वीडियो भी बना है, प्लेलिस्ट से आप उनको वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मृदा चाय, कॉफी, रबड़ और काजू के उत्पादन से संबंधित है। तो देखिए, चाय, रबड़, कॉफी, इनके उत्पादन के लिए, काजू के उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है, ये सवाल पेपर में बन जाता है। इन सब चीजों के लिए उपयुक्त मृदा लैटराइट मिट्टी को माना जाता है। ठीक है, जैसे कपास के लिए काली मिट्टी को सबसे अच्छा माना जाता है, धान की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी को सबसे अच्छा माना जाता है, उसी प्रकार जो इस प्रकार के उत्पादन हैं जैसे चाय, कॉफी, रबर या काजू, इनके उत्पादन के लिए लैटराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत की मिट्टियों के बारे में, भारत की मृदाओं के बारे में, एक एक मिट्टी के बारे में जो फैक्ट हैं, किन किन इलाकों में इनको क्या क्या कहते हैं, सब हमने मिट्टी वाले वीडियो में कवर किया था, ज्योग्राफी वाली डिटेल सीरीज, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो HRA को लेकर के 4 बातें आपको दी गई हैं। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला, इसकी स्थापना 1924 लखनऊ में करी गई थी, तो पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, देखिए 1924 में इसकी स्थापना जरूर होती है, लेकिन लखनऊ में नहीं होती, इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी, तो पहला वाला इसलिए गलत है। दूसरा, इसके प्रमुख राम प्रसाद बिस्मिल थे, यह भी गलत हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल इसके प्रमुख सदस्यों में थे। इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वो सचिंद्र सन्याल को जाता है, और जो इसके प्रमुख नेता थे वो चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है, तो संस्थापक कौन हो जाएंगे, वैसे संस्थापक में भी चंद्रशेखर आजाद का नाम आता है, लेकिन जो मुख्य नाम है वो सचिंद्र सन्याल का है, लेकिन जो मुख्य नेता है, प्रमुख नेता है, वो चंद्रशेखर आजाद थे, तो सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। तीसरा, इसका मुख्यालय आगरा में था, ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। HRA का गठन कानपुर में हुआ और इसका हेडक्वार्टर आगरा में था। 1930 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया गया, ये वाला भी आपका गलत है। HRA का नाम परिवर्तित करके HSRA हुआ जरूर था, लेकिन 1930 में नहीं, 1928 में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कौन कौन सा गलत है, क्यों गलत है, गलत है तो सही क्या है, उसको हमने देखा। आपको सही वाला बताना है तो केवल तीसरा वाला कथन सही है, बाकी तीनों आपके गलत हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब यहां पर आपको 2 दोआब दिए गए हैं, विशिष्ट दोआब और रचना दोआब। इनके बारे में भी जब हमने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखा था भूगोल वाली सीरीज में, उसमें कवर किया था। जो पंजाब हरियाणा का मैदान है वहां पर हमें 5 दोआब देखने को मिलते हैं। वो दोआब किन किन नदियों के बीच हैं वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे बिष्ट दोआब क्या ब्यास और रावी नदी के बीच में है, तो गलत हो जाएगा। बिष्ट दोआब जो आपका है वो ब्यास और सतलज नदी के बीच में है। इनके जो नाम हैं वो उन्हीं से मिलते जुलते हैं जो इनके इनिशियल्स हैं। जैसे बिस्त है यहां पर, तो बी से आपका ब्यास और एसटी से आपका सतलज हो गया। रचना दोआब की बात करें, क्या ये आपके चेनाब और झेलम नदी के बीच में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। रचना दोआब आपके रावी और चेनाब नदी के मध्य में है, उनके बीच में है। ठीक है, रचना तो रावी और चेनाब। ऐसे ही एक है आपका बारी दोआब। अब बारी से आप आसानी से बता देंगे, बा से ब्यास और रा से रावी, तो ब्यास और रावी के बीच में है आपका बारी दोआब। और ऐसे ही एक दोआब है चज दोआब, इसको भी आसानी से बता देंगे, चेनाब और झेलम।
इनके बीच में कौन सा दोआब है? चज दोआब। ये क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, इनको याद करेंगे। आपको पूछा है कौन सा वाला कथन सही है, तो रचना दोआब वाला हमने देखा किस किस के बीच है, रावी और चेनाब, यहां पर दिया नहीं है तो ये गलत है। बिष्ट दोआब ब्यास और रावी दिया है, जबकि बिष्ट दोआब आपके ब्यास और सतलज के बीच में है, ये भी गलत है। तो दोनों के दोनों आपके गलत हैं, ऑप्शन सी। निम्न नदियों में कौन सी लंबाई में सबसे छोटी नदी है? दक्षिण भारत की जो टॉप 4 नदियां हैं उनको लेकर कई बार सवाल आता है, उनको लेकर तथ्यों को लेकर के या उनकी लंबाई को लेकर के कई बार क्रम लगाने को आता है, कई बार सबसे लंबी पूछता है, कई बार सबसे छोटी पूछता है। यहां पर सबसे छोटी पूछी है, तो टॉप 4 नदियों के आपको कम से कम लंबाई पता होनी चाहिए। नर्मदा की बात करते हैं, नर्मदा की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की बात करें तो 1401 किलोमीटर है। महानदी आपके 900 किलोमीटर लंबी है और गोदावरी दक्षिण की सबसे लंबी नदी है 1465 किलोमीटर। अब आप आसानी से बता देंगे सबसे छोटी है महानदी, सबसे लंबी दक्षिण भारत की गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा आती है, फिर आपकी नर्मदा आती है। IMT ट्राइलेट 2024 नामक युद्ध अभ्यास में कौन से देश शामिल हुए थे? तो एक नई मिलिट्री एक्सरसाइज है जो आपसे पेपर में पूछी गई थी, हाल ही में एग्जाम हुआ है, उसमें ये आपको सवाल पूछा गया था। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आसानी से आंसर कर जाएंगे। IMT की बात कर रहा है, यानी इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। मार्च 2024 में ही इसका आयोजन हुआ है। इंडियन मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज इसका पूरा नाम है, ठीक है। किरात अर्जुनियम के लेखक कौन हैं? तो जो प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीन पुस्तकें हैं, उनको लेकर भी सवाल आता है। उसी में एक पुस्तक है किरात अर्जुनियम और इसको लिखा है भारवी ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एक किताब है जिसका नाम है उत्तर रामचरितम, इसको किसने लिखा है? उसे भवभूति ने लिखा है। एक किताब है जिसका नाम है काव्य मीमांसा, उसे राजशेखर ने लिखा है। एक किताब है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस और एक और किताब जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। इन दोनों किताबों को, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, इसे विशाख दत्त ने लिखा है। एक किताब है जिसका नाम है कथा सरित सागर, इसे सोमदेव ने लिखा है। और एक किताब जिसका नाम है वृहत कथा मंजरी, इसे क्षेमेंद्र ने लिखा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ग्रंथ हैं जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। भारत ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान आरंभ किया था? कौन सा ऑपरेशन चलाया था? हैती में भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए मार्च 2024 में एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की यहां पर बात की गई है। यह हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, अगर यह सवाल आ जाए तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 2008 से मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा राज्य मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है? देखिए, अब मैंगनीज खनिज को लेकर बात है। खनिजों को लेकर के भी ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना है ज्योग्राफी वाली सीरीज में। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया था आपका। जो मैंगनीज है, देखिए, इसको भंडारण में और उत्पादन में आपको अलग अलग राज्य याद करने होंगे। मैंगनीज भंडारण में जो सबसे आगे राज्य हैं उसमें है उड़ीसा, उसके बाद आता है कर्नाटक और फिर हमारा MP। ये भंडारण में है। और अगर हम उत्पादक में पूछते हैं तो उत्पादक में सबसे पहले है MP, उसके बाद आता है महाराष्ट्र और फिर आता है उड़ीसा, ठीक है। अब आपसे उत्पादक पूछा है, विकल्प में MP नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, तो आप किस पर टिक कर देंगे? उड़ीसा पे कर देंगे। उत्पादक में उड़ीसा ओवरऑल नंबर 3 पर आता है, नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है, लेकिन भंडारण में उड़ीसा नंबर 1 पर है। सवाल आता है कि मैंगनीज का सर्वाधिक भंडार कहाँ है, तब आप उड़ीसा कहेंगे। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तब आप मध्य प्रदेश कहेंगे। लेकिन आपको टॉप 3 पता होने चाहिए, क्योंकि ना MP है ना महाराष्ट्र है, तो दोनों हट जाएंगे। अब आपको नंबर 3 के रूप में उड़ीसा का चयन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में करी गई थी? तो इंडियन रेलवे बोर्ड ये कब बना था? ये बना था 1905 में। ये क्वेश्चन भी पेपर में बना हुआ है। वर्ष 1905 में इंडियन रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे का सर्वोच्च निकाय माना जाता है, ठीक है। वर्तमान में भारत के नए रेल मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के जो रेल मंत्री बने हैं, अश्विनी वैष्णव बने हैं।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है वर्तमान में? तो याद करेंगे जया वर्मा सिन्हा जो महिला हैं वो इस समय भारतीय रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष हैं। अगस्त 2024 तक वो इसी पद पर बनी रहेंगी। ठीक है, तो इनको भी आपने याद करना है, सवाल बन जाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना शुरू हुआ था? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस आप सभी जानते हैं 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत का निर्वाचन जो आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना होती है और इसीलिए हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। अब सवाल यह है कि कब से मनाते हैं? सही आंसर हो जाएगा 2011 से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इसको भी ध्यान रखेंगे, कई बार दिन पूछता है कब मनाते हैं और कई बार वर्ष पूछता है कि कब से मनाते हैं, तो दोनों बातों को याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया। जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनको अतिरिक्त तथ्यों के साथ देखा, जिससे आपकी साथ साथ में प्रैक्टिस भी होती रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिलते रहे, आपको आइडिया होता रहे कि किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चन किस लैंग्वेज के साथ आपसे बनते हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आपका रिवीजन भी चलता रहे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।